ये पूरा रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, ये एक साइंस है, बट अक्सर कभी कभी साइंस ही इसको नहीं मानती। गरुड़ पुराण भारत के अंदर मरने के बाद बाँची जाती है हर घर में, जो आज के ज़माने में उतनी फिट नहीं बैठती। बर्थ मार्क जो होते हैं हमारे, वो पिछले जन्म से कैसे कैरी ऑन होते हैं। अच्छा। अगर पिछले जन्म में किसी ने गोली मार दी, किसी ने आपको चाकू से मारा, तो बर्थ मार्क के ऊपर ही बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, मतलब उसके ऊपर रिसर्च वर्क है। मैं खुद 30 साल से 47,000 लोगों को अब तक लेके जा चुका हूँ, इतने अनुभव सुन चुका हूँ कि कहीं पर भी कोई 1% भी रत्ती भर भी कोई शक का अब तो रास्ता ही नहीं बचा मेरे लिए। क्या कोई भी पास्ट लाइफ में जा भी सकता है? मतलब 98% पर्सनल जब लेके जाते हैं तो 98% पॉसिबिलिटीज होती है। मतलब सर फ्यूचर देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब एक बार हमारी चेतना बाहर निकल जाती है ना ऐसे, हाँ। तो ऊपर जो है ना हम सैटेलाइट की तरह हो जाते हैं, यूँ समझ लें। ओके। तो ऊपर जो फोर्थ डायमेंशंस कहते हैं उसको हम लोग, सुपर कॉन्शियस माइंड में, वहाँ है ना टाइम स्पेस नहीं है। अगर मैं अपना फ्यूचर देख पा रही हूँ, लेट्स से मैं नियर फ्यूचर ही बात कर रही हूँ, तो क्या डेस्टिनी जो मेरी लिखी हुई है अभी, क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ किसी तरीके से? आपका भाग्य बनाने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जैसे अगर मैं फ्यूचर में जाऊँ और मैं देखूँ कि मेरे साथ ये अनहोनी होने वाली है, तो क्या वो चीज़ बदली जा सकती है? नहीं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकती है आप। पर सर मृत्यु भी? नहीं, मृत्यु कभी भी लिखी हुई नहीं होती। हालांकि मृत्यु डेफिनेट है, हर एक की जो पैदा हुआ तो वो तो उसी समय से वो मीटर चालू हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में मृत्यु को जल्दी बुलाया जाता है। पर सर बड़े ही परफेक्टली हेल्दी लोग भी होते हैं जो बहुत जल्दी मृत्यु जिनकी हो जाती है, फिर कर्म का क्या रोल है यहाँ पे? दोस्तों आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब मन में बहुत सवाल होते हैं और कोई उन सवालों के मिथ्स को कहते हैं ना बस्ट करने आता है, और फिर आप उनके साथ एक अच्छी डिबेट कर सको, तो आई थिंक ये एपिसोड सबसे अच्छे होते हैं ऑडियंसेस के लिए भी और होस्ट के लिए भी। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहे थे। पास्ट लाइफ को लेके, फ्यूचर को कैसे आप, डेस्टिनी को कैसे देखते हो, डेस्टिनी में कैसे चेंजेस होते हैं। इतने मैनिफेस्टेशन के एपिसोड्स एक्सपर्ट्स के साथ किए, तो एक हमेशा सवाल हार्डवर्क वर्सेस मैनिफेस्टेशन वर्सेस डेस्टिनी का हमेशा दिमाग में आता था। तो मेरे को जब इन गेस्ट के बारे में पता चला और मैंने इनका कंटेंट देखा, तो मैंने सोचा कि ये एक चीज़ है जो मैं अपने लिए नहीं, अपने दर्शकों के लिए भी लाना चाहूँगी। वैसे तो इनको रेकी हीलिंग गुरु कहते हैं, बट इनका जो पास्ट लाइफ एनालिसिस है, जो पास्ट लाइफ के ये एक्सपर्ट की इनको एक तब्दी मिली हुई है, आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हम इस एपिसोड में डीबंक करेंगे, और साथ ही में कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी बातों को लेकर चलेंगे जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती हैं। तो आइए मिलते हैं रेकी गुरु ऑफ इंडिया से, डॉक्टर एन.के. शर्मा। थैंक यू सर। एपिसोड का ना हमारा नाम समझे क्या है, तो मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझाएं हमको कि जो मैं आपसे सवाल पूछूँ, क्या अब तक हम गलत सुनते आ रहे हैं या उसके पीछे साइंस क्या है। तो पहले तो कहते हैं, आप भी कहते हो जैसे कि जो पूर्ण जन्म है, ये पूरा रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, ये एक साइंस है, बट अक्सर कभी कभी साइंस ही इसको नहीं मानती। तो ये इसका फ्रेमवर्क क्या है? मतलब थोड़ा आप साइंटिफिकली समझाइए कि व्हाट इज़ रीबर्थ एंड हाउ डज दैट टेक प्लेस। देखिए समृद्धि जी कि पहली बात तो री इनकारनेशन, जो पुनर्जन्म की जो बात है, उसमें अगर हम अपने शास्त्रों में और अपने उस स्पिरिचुअल या रिलीजियस मैटर पे जाएं, तो हमारे वेदों ने इसके ऊपर बहुत चर्चा की है, और उसी के अंदर आपने देखा होगा कि गरुड़ पुराण भारत के अंदर मरने के बाद बाँची जाती है हर घर में। राइट। तो खैर गरुड़ पुराण 100% एग्जैक्ट वही है, सत्य ऐसा नहीं है। उस ज़माने के हिसाब से जो उनको ठीक लगा वो लिखी गई, वो अलग बात है, जो आज के ज़माने में उतनी फिट नहीं बैठती। अच्छा। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि तेल में कढ़ाई में डाल के तुझे तला जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, तुझे कांटों पे तुझे लगे कि क्या जाएगा। तो वो सब चीज़ें उस ज़माने के हिसाब से वही ठीक थी, पर अब वो चीज़ें वो भाषा बदली जा सकती है। फिर दूसरी तरफ आप गीता को देखते हैं, तो गीता में कृष्ण का जो मृत्यु और जन्म के बारे में वर्णन है, कि जिसमें हर एक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में जब कोई मर जाता है तो गीता के ही श्लोक, ना आत्मा मरती है ना जन्मती है, हम शरीर बदलते हैं, ये सब डालते हैं, और वही चर्चा होती है जनरली।
तो पहली बात तो अगर कोई हिंदू धर्म को मानता है, कृष्ण को मानता है और गीता को भी मानता है, तो फिर जब कोई बड़े हाइट से कोई आदमी बात कर रहा होता है ना, तो आप उसको कम से कम नकार तो नहीं सकते। तो अगर कृष्ण ने गीता में अगर इस तरह से कहा है तो देन यू मस्ट बिलीव इट। अच्छा, फिर भी मेरा पर्सनल मानना क्या मालूम है, वाई टू बिलीव इट, प्रयोग करो और फिर मतलब जानो और फिर मानो, मैं यूँ कहता हूँ। तो अब इसके बाद में अब जो साइंटिफिक जो एविडेंस है इसका, देखिए नॉर्मल जो मेडिकल साइंस है ना, वो अभी इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल होकर बात करती रहती है, कभी मानती है कभी नहीं भी मानती है कहीं। लेकिन आप अगर जाके रिसर्च करोगे ना आप गूगल्स के ऊपर, तो वर्ल्ड में जितनी रिसर्च रीइंकार्नेशन में वेस्टर्न कंट्री में हुई ना, उतनी भारत के अंदर भी नहीं हुई, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, आप जाके टाइप कीजिएगा वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर इयान स्टीवनसन। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस, और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या कि अगर किसी बच्चे ने कहा कि साहब मैं पिछले जन्म में तो यहाँ था जी, ये मेरे माँ बाप है जी, तो उसके पूरे वहाँ उस गांव में जाकर, शहर में जाकर, उस सिटी या कंट्री में जाकर वेरीफाई करना, उसके पूरे रिकॉर्डिंग करना, उसके पूरी मतलब पूरा डेटा कलेक्ट करना, उनकी शक्लें मिलान करना, हर चीज़ का प्रॉपरली करके ऑथेंटिकली, ताकि कल कोई क्वेश्चन न कर सके। क्योंकि मेडिकल डॉक्टरों की ये खासियत होती है कि वो कम से कम अनक्वेश्चनेबल काम करते हैं। तो ऐसे 3000 डॉक्यूमेंटेशन किसको कहते हैं, जरा आप सोचिए। अच्छा, अगर आप सर्च करोगे ना कि मेडिकल डॉक्टर्स एंड रीइंकार्नेशन, तो कम से कम मैं 100 मेडिकल डॉक्टरों के नाम मैं गिना सकता हूँ कि जो आज रीइंकार्नेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे आप दूसरा नाम अगर आप पहले तो डॉक्टर इयान स्टीवनसन की पूरी टीम वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में आज भी काम कर रही है। जो बर्थ मार्क जो होते हैं हमारे, वो पिछले जन्म से कैसे कैरी ऑन होते हैं। अच्छा, अगर पिछले जन्म में किसी ने गोली मार दी, किसी ने आपको चाकू से मारा, तो उसके बर्थ मार्क्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो बर्थ मार्क के ऊपर ही बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, मतलब उसके ऊपर रिसर्च वर्क है। तो पहली बात तो लोगों को स्टडी करनी चाहिए, जो अवेलेबल है मैं किताबें सारी, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर माइकल न्यूटन करके, आप सभी नाम जो बता रहा हूँ ये डालेंगे, तो ही इज़ ए मेडिकल एमडी डॉक्टर जिन्होंने पास्ट लाइफ पे बहुत काम किया। तीसरे डॉक्टर है डॉक्टर रेमंड मूडी, तो वो भी अभी जीवित हैं, अभी 90 साल के हैं। उन्होंने भी पास्ट लाइफ पे, उनकी किताबें हैं लाइफ आफ्टर लाइफ, ऐसे किताबें हैं जिसमें उन्होंने भी 100 केसेस जो है ना रेफ़र किए हुए हैं उसी किताब के अंदर ही, उसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में डॉक्टर ब्रियान विस का नाम सबने सुना होगा कि वो एक, जिनकी किताबें कनॉट प्लेस में भी रास्ते में मिलती है, टाइम इनटू हीलिंग, ऐसे करके बहुत सारी किताबें। अच्छा, तो इस तरह से डॉक्टर दीपक चोपड़ा, उनकी भी लाइफ आफ्टर डेथ की किताबें हैं। और इंडिया में भी है डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी करके हैं हैदराबाद में। तो फिर डॉक्टर एक जया करके हैं, डॉक्टर तृप्ता जैन करके, जिन्होंने राज पिछले जन्म का एक टीवी के ऊपर सीरियल आता था जो उन्होंने उस समय किया था। तो ये सब मेडिकल फील्ड से सारे लोग। तो अब सवाल पैदा क्या होता है कि इतने सब मेडिकल डॉक्टर्स अगर काम कर रहे हैं तो कुछ तो दम होगा भाई। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं मेडिकल डॉक्टर को भी नहीं मानता, मान लो, पर मैं खुद 30 साल से 47,000 लोगों को अब तक लेके जा चुका हूँ। और मैं तो थोकबंद आदमी हूँ, होलसेलर हूँ, यानी कि मैं तो 5-5 हज़ार लोगों को एक साथ लेके जाता हूँ, मैं तो ऐसा आदमी हूँ। तो इतने हज़ारों लोगों को ले जाकर इतने अनुभव सुन चुका हूँ कि कहीं पर भी कोई 1% भी, रत्ती भर भी कोई शक का अब तो रास्ता ही नहीं बचा मेरे लिए। तो इसीलिए सबसे बेसिक बात क्या होती है कि आप खुद जाओ ना, आप खुद जाके अनुभव करो। मान लो कोई कहता है पता नहीं होती कि नहीं होती है, तो मैं कहता हूँ खुद जाओ। अच्छा, ये बड़ी दुखद बात है कि जहाँ क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम कंट्रीज़ में कभी पूर्व जन्म के बारे में धारणा नहीं थी, वहाँ पर इसके ऊपर, और इंडिया में जो है पूर्व जन्म की पूरी धारणा इंडिया के अंदर थी सिर्फ। इंडिया में आज एक जगह भी एक इतने संत, साधु संत महात्मा है भारत के अंदर, इतने हमारे भारतीय हिंदू धर्म को लेकर बड़े गवर्नमेंट भी बनी हुई है, पर 1% भी है ना कोई यूनिवर्सिटी रीइंकार्नेशन पे काम नहीं कर रही है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और बाहर विदेशों में इसके ऊपर धड़ल्ले से काम हो रहा है। आज अगर 500 किताबें अगर हमें ढूंढनी पड़ी ना,
तो 500 किताबें बाहर की मिलेगी, इंडिया की मुश्किल से 2-4 किताबें भी नहीं मिलेगी पूर्व जन्म के ऊपर। ये समझ लें। तो मतलब क्या होता है कि भारत में ना जानकारी है, ज्ञान भी है, पर हम अध्ययन, स्टडी, रिसर्च और डेप्थ में मतलब काम करने का जो हम कर नहीं पा रहे हैं मतलब इसके ऊपर। तो मैं तो खैर अपने हिसाब से मैं जितना कर सकता हूँ, जितना मैं प्रचार कर सकता हूँ करने को। पर आपने ये कैसे सीखा? बिकॉज क्या इसमें व्हाट इज एक क्या स्किल होती है किसी को अगर पास्ट लाइफ में लेके जाना है? हाँ, तो इसमें क्या कैसे करते हैं आप? हाँ नहीं, देखिए क्या होता है कि चूँकि मैं एनर्जी फील्ड में आ गया था, तो सटल एनर्जी क्या होती है और वाइब्रेशनल साइंस कैसे काम करती है, और फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा मेरा स्टडी रहा। बस हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो माइंड की स्टडी करते करते मुझे पता चला कि हमारे कई तरह के ब्रेन होते हैं, यानी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर सुपर कॉन्शियस, ऐसे। तो सुपर कॉन्शियस जो होता है ना, वो ब्रह्म चेतना कहते हैं। तो हमारा माइंड जो है ना, एक सर्टन रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में कहीं भी ब्रह्मांड के मतलब एक अलग रीम में, डायमेंशन में जा सकता है। जैसे हम सपने में जाते हैं, वही डायमेंशन है समझो वहाँ भी। तो उस डायमेंशंस में हर व्यक्ति जा सकता है। तो एक डीप रिलैक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे ना। तो मैंने इसमें देखिए मज़ेदार बात क्या मालूम है कि इस साइंस पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनने के लिए मैंने कभी किसी गुरु का सहारा नहीं लिया। मैंने उसका बेसिक एसेंस पकड़ा सबकॉन्शियस माइंड को। जब स्टडी करता गया तो मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह से रिलैक्सेशन कर रहा हूँ और इस तरह से मेडिटेशन में लेके जाऊँ, उसमें ना रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स होती है, तो उसके बाद मुझे मालूम था कि आदमी की चेतना जंप कर सकती है किसी भी डायमेंशंस में। तो वो साइंस मुझे समझ में आ गया, तो देन आई स्टार्टेड माई सेल्फ। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर काम करता चला गया, फिर अनुभव तो होते चले गए। और अब मैंने उसकी इतनी सिंपल टेक्निक बना दी कि मैं एक ऑर्डिनरी हाउस वाइफ को भी है ना, मैं पास्ट लाइफ एक्सपर्ट बना सकता हूँ। पास्ट लाइफ एक्सपर्ट बना सकते हो? बनाया है मैंने। आज मेरे जितने भी 7,500 के आसपास जो पास्ट लाइफ एक्सपर्ट है दुनिया में, वो सब कौन है? बिजनेसमैन, हाउस वाइफ्स, प्रोफेसर्स, ये वो सब टीचर्स, सब ऐसे लोग हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट फील्ड से नहीं है। बल्कि मैंने कॉमन आदमी को ये समझा दिया कि एवरी पर्सन कैन बिकम ए पास्ट लाइफ एक्सपर्ट, अगर वो तकनीक समझ जाए तो यूँ इस तरह से। तो क्या कोई भी पास्ट लाइफ में जा भी सकता है? मतलब ऐसा हाँ, नहीं है कि कोई स्पेसिफिक आपका स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए या कुछ ऐसे होना चाहिए? हाँ नहीं, देखिए क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट ऑफ माइंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं है तो नहीं जाता आदमी। पर जनरली क्या होता है, पास्ट लाइफ के नियम कैसे हैं कि अगर मैं पर्सनल लेवल पे लेके जाता हूँ तो हम उसको डीपली रिलैक्स करवाते ही हैं, तो इसलिए उसके जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और तो 98% पर्सनल जब लेके जाते हैं तो 98% पॉसिबिलिटीज होती है। पर मोस्टली लोग ये पर्सनली ही करना चाहते हैं, पर आपने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसमें आप मास लाइफ पास्ट लेकर जा रहे हो एक्सपीरियंस के लिए, तो उसमें सक्सेस रेशियो होता है? हाँ नहीं, उसके देखिए क्या होता है, पर्सनल में तो 98% या 95% के आसपास होता है, और 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते ही नहीं, कि चाहे कुछ भी कर लो। उनको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके ऊपर, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं हो पाते और विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। जो विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते ना, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, बड़े रेयर, यानी कि उनको वो लोग फिर जा नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस फिर वैसी स्थिति बॉडी में पैदा नहीं करता अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं तो वो रुक जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और फिर जो नींद की गोलियां खाते हैं, बहुत डिप्रेसिव मूड में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो कई बार उनके कारण भी स्ट्रक हो जाते हैं। तो सर लोग पास्ट लाइफ में क्यों जाना चाहते हैं? क्या एक्सप्लोरेशन इज द रीज़न, या हीलिंग इज ऑल्सो एक बहुत बड़ा रीज़न? देखिए पास्ट लाइफ जो है इसके बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ बेनिफिशियल फैक्टर्स हैं इसके। अच्छा। देखिए पहला तो ये है कि अधिकतर लोग जो पास्ट लाइफ में आते हैं वो इसलिए जाना चाहते हैं कि उनके कई तरह के कार्मिक इश्यूज है, इस जन्म में प्रॉब्लम्स हैं। Okay. उसका कार्मिक कनेक्शन कहाँ से चला आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में इस वक्त, जो गलत संबंध है, कि गलत पैसे की कमी है, कि कोई कुछ उनके जीवन में कुछ गलत घटनाएं घट रही है ऐसे उसके, तो उसके लिए वो जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो है उनके परिजन जो मर जाते हैं परिवार में, तो उनकी आत्माओं से मुलाकात करके उनसे जानकारी चाहते हैं कि वो कब आएंगे, कहाँ हैं, कैसे हैं। अच्छा। बोलते हैं ना,
साहब मेरा बेटा मर गया जी 15 साल की उम्र में जी, ऐसा मान लो, तो मुझे उससे बात करें, मुझे उससे मिलना है जी, ऐसे। तो अधिकतर लोग उसके लिए भी आते हैं, कोई दादाजी से मिलना चाहता है, कोई अपने गुरु से मिलना चाहता है, तो उनकी सोल ऊपर सोल कम्युनिकेशन उनके साथ होती है हमारे पास लाइफ में जनरली करवाते हैं, तो उसके लिए भी आते हैं। कई लोग मिस्ट्री होती है ये जानने के लिए कि कुछ चीज़ें उनके घर में मर्डर हो गया होता है, कहीं उनके पैसे कहीं रखे हुए भूल गए हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं, सोने की चीज़ें मिल नहीं रही है, तो वो कहाँ है, हमारी चेतना उसको देख सकती है एक बार जब हम बाहर आते हैं, तो यूँ समझ लें। तो उसके लिए आते हैं। कई लोग अपनी बीमारी की हीलिंग के लिए भी आते हैं कि मेरी बीमारी इतने उपचार के बाद ठीक क्यों नहीं हो रही है, तो उसका रूट कॉज किस जन्म से चला आ रहा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से भी आते हैं। और अधिकतर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, उसके लिए आते हैं। और मैक्सिमम लोग जो आते हैं ना, वो अपना फ्यूचर जानने के लिए आते हैं। अच्छा। क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, दो साल के मतलब शादी कब होगी, या बाहर कब चला जाएगा, इसकी नौकरी कब लग जाएगी, या बिजनेस में ग्रो कब करेगा, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे उसके आगे जाकर, वो मतलब। सर फ्यूचर देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब एक बार हमारी चेतना बाहर निकल जाती है ना ऐसे, तो ऊपर जो है ना हम सैटेलाइट की तरह हो जाते हैं, यूँ समझ लें। तो ऊपर जो फोर्थ डायमेंशंस कहते हैं उसको हम लोग, सुपर कॉन्शियस माइंड में, वहाँ है ना टाइम स्पेस नहीं है। तो टाइम स्पेस नहीं होने के कारण क्या होता है कि आपको मैं कहता हूँ 1000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, 10,000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, 1,00,000 साल पीछे जाओ तो ये रहा। यानी कि देयर इज़ नो सच थिंग एज ए टाइम, सो यू डोंट हैव टू ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग वर्ड नहीं है। तो मैं कहता हूँ 1000 साल पीछे जाओ तो 1 सेकंड में पहुँच गए, ठीक है ऐसे। और अगर मैं कहता हूँ आगे 100 साल बाद आगे जाओ तो ये रहा, या अगर 2 साल बाद आगे जाओ तो ये रहा। तो मतलब फ्यूचर भी डिज़ाइंड हो चुका होता है ऑलरेडी। वो इसलिए डिज़ाइंड हो चुका होता है क्योंकि आप सिर्फ कोई एक ही जन्म जीते हुए नहीं आ रहे हो ना, आप हजारों जन्म जीते हुए आ रहे हो, और एक एक जन्म एक ईंट की तरह है, समझे ना। तो एक ईंट की जो है वो दीवार, उसकी परछाई बनती जा रही, शेडो। फ्यूचर इज ए शेडो, समझे ना। अगर मैंने गोल ढंग से मैंने अपना जीवन जिया ऐसे, तो मेरा फ्यूचर अपने आप थोड़ा गोल आकार में बनने लगेगा, समझे ना। तो अब आज आपने इस जन्म में आपने मेडिटेशन करके अवेयरनेस डेवलप कर ली, साक्षी भाव डेवलप कर लिया, और आप अब अनकॉन्शियसली नहीं जी रहे हो, और आप वर्तमान में अपनी मर्जी वाला चुनाव कर रहे हो आप, कि नहीं भैया मुझे गोल फ्यूचर नहीं चाहिए भैया, जो मैंने देखा तो है पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए फ्यूचर, मान लो। तो आज आप क्या करते हो, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बनने के लिए आज आप एफर्ट करना शुरू करते हो। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक जन्म में आपका थोड़ा सा गोल थोड़ा सा कट होके स्क्वायर की तरफ जाने लगेगा, फिर 1-2 जन्म और जाके, या 2-3 जन्म जाके धीरे धीरे फिर वो स्क्वायर में कन्वर्ट होने लगेगा। पर मैं अगर इसी लाइफ टाइम में चाहती हूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ अपना फ्यूचर, तो ना, फिर नहीं। देखिए यू कांट एस्केप योर फ्यूचर। क्यों मालूम है, जिसको हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं भैया मुझे दुनिया में वापस नहीं आना, तो वो मोक्ष की स्थिति का मतलब है मैंने सारे बंधन काट दिए, और नथिंग टू रिएक्ट, नथिंग टू बाइंड, नथिंग टू अटैच, ऐसे बोलते हैं ना, और नथिंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, और नो डिज़ायर, नो एम्बिशन, नथिंग, और नो ईगो। तो फिर उस कंडीशन में आपके पास कुछ बचा नहीं है ना, तो जितना बचा कुचा जो संस्कार है आपका, आप उतना ही एक आधा जन्म लेके ख़त्म कर लेंगे, यानी तो आगे का जन्म फिर आपका क्लोज हो जाएगा। क्यों, जन्म लेने के लिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर आने के लिए यू नीड सर्टन संस्कारा। जो संस्कार अगर होते हैं तो फिर ह्यूमन बीइंग किंगडम में हमारा ट्रैवलिंग जो है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है। पर सर जब हम, जैसे हमको ट्यून किया गया है या बताया गया है, संस्कार आपने बोला, हमारे को बोला कर्म, हाँ, इम्प्रिंट्स। तो जैसे आपके कर्म जितने अच्छे होंगे उतना आपको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। तो क्या संस्कार और कर्म आप सेम प्लेटर है या अलग है कुछ इसमें? हाँ, नहीं, संस्कार ही कर्म है बेसिकली। अच्छा। क्योंकि आपने जो भी मन भाव, मतलब विचारों से, भावनाओं से, कर्म से, एक्शन से आपने जो चॉइस किया था किसी जन्म में, या तो उसका रिजल्ट, प्रतिफल जो हम कह सकते हैं, वो हम ढो रहे होते हैं वास्तव में, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान के मोमेंट से फिर हम उसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसी को हम संस्कार या कर्म कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने वापस उसका ऑपोजिट कुछ करना शुरू कर दिया।
मान लीजिए मैं अभी तक खूब जंक फूड खा रहा था तो मैं बीमार पड़ता जा रहा था, मेरे उसके रिजल्ट गलत आते जा रहे थे। मैंने हेल्दी चॉइस शुरू कर दी खाने पीने की, तो अब मेरा आगे का 1-2 महीने के बाद मेरा हेल्थ अब थोड़ा उससे अलग टाइप का होने लग गया। तो क्यों? आई हैव मेड ए डिफरेंट चॉइस अभी इमीडिएटली। तो इसके कारण जो है ना हमारे संस्कार जो कर्म जो है वो चेंज होते चले जाते हैं, यूँ समझ लें। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया था अभी कि क्या हम ये ह्यूमन बीइंग में ही आते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जानवरों से भी आते हैं, पर वो थोड़ी रेयर केसेस होते हैं। बहुत क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही बनते हैं जनरली। अच्छा। हम वो क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि आप एक जन्म से कोई अर्निंग करते आ रहे हो। आपने कितने जन्मों में कितने परिवार के साथ रहे, समाज के साथ रहे, आपने कितने क्रिया प्रतिक्रियाएं की है, तो है ना, आपने कितने इच्छाएं सपने देखे हैं उस समय, तो वो सारे तो संस्कार ही तो है ना। तो वो चीज़ें जानवरों ने थोड़ी देखी। अब 84 लाख योनियों में ह्यूमन बीइंग को छोड़ दें तो बाकी तो इतना कोई कल्पना करता भी नहीं, ना उसकी कोई डिज़ायर्स है, ना एक्सपेक्टेशंस है, ना कोई अटैचमेंट्स हैं, समझे ना। तो इसके लिए उनके संस्कार लिमिटेड बनते हैं, समझे ना। वही जानवर हमारे जीवन में रिपीट आते हैं जिनको आप पालते हैं, जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, मतलब जिनके साथ आपका प्यार होता है, तोता वगैरह। तो आपने उनके साथ इतना लगाव पैदा किया, तो उनके अंदर देखिए जानवरों में जनरली इमोशन डेवलपमेंट नहीं होते क्योंकि जंगल में रहते हैं, समझे ना। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ आ जाते हैं तो फिर उनके इमोशन का जो क्वोशेंट होता है ना, वो डेवलप होने लग जाता है उनका, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, उनके अंदर भी संस्कार बनने लगते हैं। अब एक कुत्ते आपके पास जो पेट एनिमल्स होता है, वो कुत्ते के साथ इतना प्यार हो जाता है आपका कि अगर आप घर में कोई आपके मर भी जाता तो वो दुखी होता है बेचारा, तो उसके अंदर इमोशन डेवलप हो गए। तो ऐसे जानवर है ना आपके अगले जीवन में आ सकते हैं। अभी मेरे पास में एक केस आया था। अगले जीवन में एज अ जानवर ही आपके जानवर नहीं आते। अच्छा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक IAS ऑफिसर आए थे हमारे पास में, तो उनके पिछले जन्म में ना उनका एक बहुत प्यारा कुत्ता था जो वो पिछले जन्म में थे। तो उनके वहाँ पे वो कुत्ता जो है ना उनका मर गया। वो बहुत ही प्यारा था, उन्होंने उसके लिए बहुत रोए भी, वो बोलते हैं ना ऐसे उस समय में। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे कैजुअली पूछ लिया कि क्या वो कुत्ते की चेतना आपके जीवन में आसपास कहीं आई हुई है? तो वो एकदम चौंक कर फिर मुझे बोले, अरे ये तो राम शरण ही है, मेरे ऑफिस का जो पियोन है वही तो है, वही है। तो एकदम उन्होंने सडनली कहा कि अरे वो तो राम शरण के रूप में मेरे पास वापस आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे बाद में जब लौट के आया तो बताया कि जो राम शरण मेरा जो पियोन है ना, वो बोले कि इतना मतलब मेरा भगत है, इतनी मेरी सेवा करता है कि मैं कई बार सोचता भी हूँ यार ये कौन से जन्मों का कर्म है जो मेरे को ऐसा मतलब सेवक मिला, समझे ना, जो मेरी इतनी देख रेख करता है। तो अब मुझे समझ में आया कि मेरे पिछले जन्म का जो डॉगी था वो यही है, पर वो मेरे पास आ गया नौकरी के अंदर के रूप में भी, कि कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट होकर। तो जानवर भी हमारे पास है ना, जिनके साथ प्यार होता है वो हमारे साथ लौट के आ जाते हैं, ये समझ लें। अच्छा सर, मैं ना ये फ्यूचर लाइन में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जब बंदा तो अगर मैं अपना फ्यूचर देख पा रही हूँ, लेट्स से मैं नियर फ्यूचर ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है लोग उसी में इंटरेस्टेड है। हाँ, तो क्या डेस्टिनी जो मेरी लिखी हुई है अभी, क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ किसी तरीके से? हाँ, देखिए अभी सबसे पहले अभी लोगों को है ना भाग्य जो वर्ड है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस संसार में सबसे पहला सेंटेंस तो ये दिमाग में बैठा लें कि इस दुनिया में आपका भाग्य बनाने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। Nobody is bothered about you। और भगवान तो बनाता ही नहीं बिल्कुल भी। Really? अरे भगवान को क्या पड़ी है कि किसी का तो इंडिया वालों का तो बेकार बनाऊंगा, ये अमेरिका ने जर्मनी दुबई वालों को ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा जी मैं तो, ऐसा है क्या? तो मतलब जहाँ मतलब आज रिचनेस की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है ना, और इंडिया में आज इतनी एक पॉवर्टी जैसी जगह है, मतलब कई तरह के प्रॉब्लम्स भी चलते हैं मान लो। तो होता क्या मालूम है कि आपका भाग्य बनाने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। देखिए यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स एक एग्रीकल्चरल लैंड की तरह है। यूनिवर्स कहता है भैया नीम के बीज डालोगे, मैं
इतना कड़वा फल दूंगा आपको कि आपको कड़वापन देख के मज़ा आ जाएगा। और आप आम के डालोगे तो आम के, अफीम के डालोगे तो अफीम के, डालो कुछ भी, बीज कोई भी डाल देना, फसल बढ़िया दूंगा जी आपको मैं। तो यूनिवर्स तो रिजल्ट देने वाला है बस। वो कहता बीज का चुनाव तुम करोगे ना भैया, मैं थोड़ी करता हूँ। धरती कहती मैं थोड़ी चुनाव करती हूँ, क्या बीज डालोगे तुम मेरे अंदर, समझे ना। तो इस तरह से तो हाँ। पर जब हम जैसे सर पैदा हुए, वो भी हमने तो चुनाव किया नहीं है। एक घर हमें मिला, पेरेंट्स मिले, ऑब्वियसली जैसे ये तो आप जैसे बता ही रहे हो कि कोई रिश्ता होगा पिछले जन्म में तो हम आए। पर आगे जो हमारी लाइफ में हो रहा है, देन व्हाट इज़ द प्लानिटरी साइंस, ये सब क्या है? मतलब हम क्यों इस पे इतना बिलीव करते हैं कि अगर, क्योंकि मानना तो यही है कि देखो डेस्टिनी लिखी हुई है, अब उसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ आपको अंदाजन ये साइंसेस बता देती हैं, तो फिर वो साइंस का पूरा प्रमाण ही खत्म है। हाँ नहीं, देखिए क्या होता है, ये साइंस नहीं बताती है। देखिए पहली बात तो क्या है कि भाग्य का अर्थ है कि अब तक जो तुमने कमाया, जाने अनजाने, होश बेहोशी में, उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट, सो फॉर वॉट एवर यू अर्न कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो अब फ्यूचर किस पर डिपेंड होगा मालूम है आपका, कि अगर आप नहीं जागे और आप बेहोशी में जीते चले गए तो आपका तो फ्यूचर डिज़ाइंड है, सर्टन है। क्यों? आप उसमें, आपको पता भी नहीं है, इसलिए यू आर नॉट चेंजिंग दैट। ओके। लेकिन आज अगर आप मान लो कि पास्ट लाइफ में चले गए, फ्यूचर जाके आपने देख लिया और आपने उसको चेंज करना चाहा, तो आप इमीडिएट चेंज कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने घर खोल के देखा कि आपके घर में जो है झाड़ियाँ बहुत है, फूल बहुत कम है। तो आपको लगा कि यार मेरा घर ऐसे कैसे यार, मुझे तो घर में रंग बिरंगे फूल होने चाहिए यार। तो आपने अभी भी डिसीजन लिया, मार्केट गए, बीज भी लाए, गमले भी लाए, पानी डाला, तो अब 2-4 महीने के बाद आपके घर में बड़े रंग बिरंगे फूल खिलेंगे जो नहीं थे पहले। राइट। ठीक है ना। और झाड़ियों को आपने देखना बंद कर दिया। ठीक है। तो फ्यूचर क्या मालूम है वो डेफिनेट कैसे हो सकता है? जैसे क्या आप आज आपके घर में बालकनी होगी और आपके घर में सिर्फ 4 गमले रखे हुए हैं, तो क्या आप ऐसे कहोगे साहब तकदीर में होगा तो 10-15 गमले हो जाएंगे जी इसमें? वो तो आपकी मर्जी है ना कि आगे के फ्यूचर में आप बहुत अच्छा डिज़ाइन करो अपने बालकनी को और सुंदर बना लो, तो आपकी चॉइस है ना वो। तो यू हैव टू डिसाइड टुडे इमीडिएटली। अब देखिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें चूँकि मैं नियम जान गया ना, इसलिए मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया। जैसे मैं 25 साल की उम्र में चटोरा था तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में उलझ गया, समझे। तो मैंने दिमाग में जब मैं बीमारी से ठीक हो गया मतलब, तो फिर मैंने कसम खाई कि यार बीमार नहीं पड़ना यार, बड़ा दुखद काम है ये। तो आज 50 साल हो गए, अब तो मैं 76 ईयर्स में हूँ। डिजीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल वर्ड है अब। अच्छा। एक खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती, मैं ऐसे बोलता हूँ। ओके। एक छींक भी चाहिए तो मैं जानता हूँ कि मेरी मर्जी के बिना छींक नहीं आ सकती। क्यों? बॉडी कहती है कारण लाओ जी, छींकना है तो मिर्ची फैलाओ जी, खुजली चाहिए तो खुजली कारण दो जी, तो खुजली करूँगी, मैं क्यों करूँ खुजली? तो बॉडी कोई बेवकूफ़ यंत्र नहीं कि बैठा उठा कुछ भी तुम्हें ऐसे ही कुछ सिम्टम पैदा कर दे। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि डिजीज़ इज़ टू बी अर्न, स्वास्थ्य हमारा नेचुरल है, ठीक है ना। तो वो साइंस में समझ गया कि बीमार पड़ना बहुत मुश्किल काम है, हेल्थ मिलाया है। तो आज मेरे लिए डिजीज़ इम्पॉसिबल हो गई, तो आई हैव चूजन ना। पर सर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। हाँ नहीं, देखिए कैलेमिटी, एक्सीडेंट और देखिए एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है, आपकी बॉडी पोल्यूशन ही जैसे एक्सटर्नल फैक्टर। नहीं, इसमें क्या होता है समझ लीजिए कि अगर आपकी, देखिए मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, और आपकी बॉडी अगर लो एनर्जी में है तो देन वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, रेसिस्टेंस नहीं कर पाएगी, और वो हर चीज़ से प्रभावित होगी। मतलब साउंड से भी, रेडिएशन से भी, पोल्यूशन से भी, ठीक है। अगर मेरी बॉडी सामर्थ्यवान है तो फिर मैं किसी भी तरह के पोल्यूशन, क्लाइमेट, रेडिएशन, साउंड में अपने आप को मेंटेन कर लूँगा। क्यों? मेरी बॉडी में स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग कैपेसिटी है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आज जैसे रामदेव जी को ले लो या हिमालय के कुछ योगियों को ले लो, ये लोग बिल्कुल एक छोटा पतला कपड़ा ऊपर डाल के रखते हैं, नीचे पहन के रखते हैं, ठीक है। और ये -10, -20 डिग्री में भी हिमालय में बैठे रहते हैं, है ना। यहाँ आज रामदेव जी भी देखो ना, ठंड के अंदर भी वो भी कोई स्वेटर वेटर पहनते, उन्हें कभी देखा ही नहीं होगा पहनते हुए। तो कारण क्या होता है कि उनकी बॉडी की रेसिस्टेंस उन्होंने इतनी डेवलप कर ली कि कोल्ड क्लाइमेट या ये सब चीज़ें उनको प्रभावित नहीं कर पा रही है।
समझे ना। तो मूल बात क्या मालूम है, यू आर द एनर्जी बॉडी। अगर आपकी लो है तो साउंड, पोल्यूशन, हर चीज़ प्रभावित करेगी। अगर आपकी बॉडी की एनर्जी स्ट्रांग है देन इट विल बाउंस बैक एवरीथिंग। तो आज मैं इसी पोल्यूशन में रहकर जो है मैं बाउंस बैक कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे उसका प्रभाव पता नहीं चल पा रहा है। पर कोई कमज़ोर होगा ना, उसको जल्दी पता चलेगा। जैसे एग्जांपल, आप बीमार होते तो आप क्या कहते हैं, भैया ज़रा धीमी आवाज़ करो ना यार, साउंड बंद करो यार प्लीज़, ये तो रेडियो बंद कर यार, ऐसे बोलोगे आप। लेकिन आप जैसी शादी ब्याह में जाते हो, जब तगड़े होते हो तो सारे ढोल नगाड़े ज़ोर ज़ोर से बज रहे होते हैं और आप कान फट जाए ऐसे, आपके डीजे वाले बजा रहे होते हैं, लेकिन आप मज़े से बैठे रहते हो, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होती। क्यों? अभी इस वक्त रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी ध्यान में रखना, इट इज़ यू, आइदर यू रेसिस्ट और यू बिकम सकम्ड, या उससे प्रभावित हो जाते हो, बस सिंपल सी बात है। तो ये साइंस लोगों को पता होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो क्या ये माइंड गेम है? माइंड गेम नहीं है, ये आपकी चॉइसेस है। यू चूज़ ए हेल्दी लाइफस्टाइल, ए हेल्दी माइंड, पॉजिटिव माइंड, है ना। आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो देखिए आज अगर मान लो कि मैं ऐसे कई योगी, रामदेव जी की तरह जैसे बहुत सारे हैं इंडिया में, तो ये कई लोग जो है कम कपड़ों में रहते हैं, तो ये कोई माइंड गेम थोड़ी है। दे हैव दिस बिलीव कि मुझे अच्छा खान पान, अच्छा ध्यान, अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी एक्सरसाइज से अपनी एनर्जी को हाई रखना है, तो दे कीप हाई, देयरफॉर दे आर प्रिवेंटेड ऑलरेडी। यूँ होता है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने अभी पास्ट लाइफ के बारे में कहा कि आपको हम ले जाते हैं और आप यू कैन सी कि आप क्या थे, या जो भी मेमोरीज होती हैं, तो जब आप उनको वापस लाते हो तो दे रिमेंबर जो उन्होंने देखा होता है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि जनरली जब मैं तो ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन लेता हूँ, जो मैंने बोला ना, घर में बैठे बैठे लोग ऑनलाइन भी जा रहे होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि मैं इस ढंग से लेके जाता हूँ ना, तो वो अपने आप सारे लोग देख के आ रहे होते हैं और वो फिर मुझे बता रहे होते हैं। जब वो लौट के आते हैं घंटे के बाद, 1 घंटा लगता है करीब करीब, तो फिर वो मुझे बता रहे होते हैं कि सब मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। पहली बात, ठीक है, ये तो हो गया ऑनलाइन में जो उनको खुद को याद रहता है। और जब पर्सनल में मैं लेके जाता हूँ ना, तो पर्सनल भी चूँकि वो खुद ही देख रहे होते हैं, तो और मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, वो मुझे जवाब दे रहे होते हैं पर्सनल में, तो उनके साथ बातचीत हो रही होती है ना एक प्रकार से। तो उस कंडीशन में भी उनको याद इसलिए रहेगा क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बातें की मेरे साथ 1 घंटा। बस आपने सब बताया ना, साहब मैंने ये कपड़े पहने, साहब मैं इधर इस शहर में खड़ा हुआ हूँ, मान लो, तो वो सब बातें चूँकि आप बता रहे होते हो, इसलिए वो आपको याद रहता है। और मैं प्रोग्रामिंग भी करता हूँ माइंड की कि व्हेन यू विल कम बैक यू विल रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव सीन। आपने जो देखा सब तुम्हारे मेमोरी बैंक में याद रहेगा, और जब भी तुम रिकॉल करना चाहोगे तुम रिकॉल कर पाओगे। तो ये मैं उनको सजेशन देता हूँ। अच्छा, फिर मैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता हूँ मैं 1 घंटे की पूरी, तो वो वीडियो रिकॉर्ड उनको शेयर कर देता हूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि उनको मतलब वैसे तो जनरली मैंने ऐसा देखा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भी दूँ ना, तो भी वो खुद ही आके कहते हैं हाँ सर मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, मुझे याद है सब। तो सब इस तरह से उनको पूरा पता चलता है। तो जैसे आपने सर ये मेमोरी बोला जो उनके लेट से हम कहते हैं ब्रेन में होती है, राइट। तो जब अगर मेरा इफ़ आई एम डेड, मतलब अगर मैं एक लाइफ से निकल चुकी हूँ एंड आई एम डेड, तो मैं यूजुअली, आप डेड कब होते हो? जब आपको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। हाँ जी। तो ये मेमोरी फिर कहाँ जाती है? मतलब ये कैसे ट्रैवल होती है? इज इट द सोल? ये क्या ट्रैवल होता है कि मुझे याद रहेगा अगले जन्म की बात? देखिए, आपने एक बात नोट की होगी कि हमारे जो भी थॉट है, जो भी इमोशंस हैं जो हम क्रिएट करते हैं, तो उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है ना जी, है ना जी। तो सटल फॉर्म है। तो जो भी सटल लेवल पर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, ओके, एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है। जैसे मैं आवाज़ कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस टेप रिकॉर्डर में टेप हो रही ना, तो वैसे आपकी सोल के ऊपर आपके वो इम्प्रिंट जो है ना, वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। समझे ना। तो आपके अब मरता क्या है? मरता आपका कैरियर मरता है, मेमोरी का कैरियर मरता है। ओके, समझे ना। आपका मतलब कंप्यूटर में मैं चिप डालता तो कंप्यूटर मुझे बताता कि क्या डेटा है, मान लो। लेकिन अब कंप्यूटर ही टूट गया जी, तो डेटा वहीं का वहीं है जी, उस पेन ड्राइव में ही है, समझ लो। तो वो तो सोल जो है उसके ऊपर वो संस्कार के रूप में
ऑलरेडी डिज़ाइन रहता है। और यूनिवर्स में एक जो यूनिक खूबी है जो मैंने अभी अनुभव किया, जो मुझे पता नहीं था पहले, आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं उसको। अच्छा। तो यानी कि जो भी भाव, विचार, एक्शन हमने क्रिएट किया ना, वो आकाश में स्टोर रहते हैं। करोड़ों करोड़ों वाइब्रेशन यूनिवर्स में मौजूद है। तो वो मुझे क्यों ऐसा पता चलता है कि करोड़ों करोड़ों है, क्योंकि मैं जैसे ही उनको कहता हूँ ना कि आप जाइए अपना पर्सनल ये प्रॉब्लम की जड़ कौन से जन्म से हैं जाके देख के आइए, तो 1 सेकंड में जंप कर जाते हैं उस एरिया में। तो इसका मतलब है कि स्टोरेज जो है ना, वहाँ पर सब कुछ है। खाली जैसे कंप्यूटर में हम सोचते हैं ना, ये वाला गाना चला दूँ, आपने जैसे बटन दबाया उसी गाने के साथ कनेक्ट हो जाते हैं आप। तो बस आकाशिक रिकॉर्ड में भी ऐसा ही है, यूँ समझ लें। तो इस तरह से क्या होता है कि मेमोरी जो है ना, वो आपके सटल लेवल पर सोल पे इम्प्रिंट रहती है, जो कैरी ऑन करते हैं। और ये मेमोरी जब हम अगला जन्म लेते हैं ना, तो 2, 4, 5 साल तक हमारे साथ रहती है। ओके। फिर बाद में धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है। आपने कभी नोट किया होगा, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं ना, हंसते रहते हैं, रो भी लेते हैं, कई बार चौंक उठ के चिल्ला रहे होते हैं। तो ये पूर्व जन्म के जो यादें हैं वो उसके अंदर घूम रही होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जब नए इन्फॉर्मेशन, नए संस्कार बन रहे होते हैं इस जन्म के 2-3 साल के बाद, तो उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे डिमिनिश होते चले जाते हैं। मतलब वो बैक सीट ले लेते हैं, यूँ बोलता हूँ। और बाद में फ्रंट सीट पे नए रिकॉर्डिंग आने लग जाती है, यूँ समझ लो, ऐसे होता है। तो सर अगर मैं फ्यूचर में जाऊँ और मैं देखूँ कि यार इन द नेक्स्ट, मुझे लगता है नेक्स्ट 5 years मेरे को अगर दिखे और मुझे दिखे कि यार मेरे साथ ये अनहोनी होने वाली है, तो क्या वो चीज़ बदली जा सकती है? नहीं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकती हैं आप, क्योंकि आप अभी होश में आ गई, जाग गई और आपने एक्शन बदल दिया। आपने मान लो आपने देखा कि 5 साल के बाद में एक कार एक्सीडेंट में मेरी बहुत बड़ी इंजरी हो रही है, डेथ हो रही है, मान लो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे बच जाएंगी करके, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी आपकी ऑलरेडी बिल्डअप है, इसलिए आपको दिखाई दी है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अब सेफर साइड लेकर आप उस तरह की कार रखोगे जिसमें बैलून है, आप वैसे हैं, तो क्या होगा कि एक्सीडेंट तो होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ये घटना इस तरह की घटी थी कि किसी ने मुझे बताया था कि आप ये जो कार ले रहे हो ना, मतलब क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्होंने बताया सर आप जो कार ले रहे हो ना, इसको ड्राइव मत करना, क्योंकि आपका है ना इस मतलब इतने दिनों में कुछ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है आपकी। तो मैंने उनको बोला, मैं एनर्जी साइंस का आदमी हूँ, आई कैन चेंज द एनर्जी। तो मैंने कहा मैं जानना चाहूँगा जो भी है, मैं बोला एक्सीडेंट होने नहीं दूंगा, मैं मतलब होगा तो भी मैं उसकी इंटेंसिटी कम कर दूंगा अगर ऐसा है तो सचमुच में बता रहा हूँ, मैं कार लेके जा रहा था ITO के ऊपर ही, तो मैं रेड लाइट होते ही मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। उस समय सीलो गाड़ी थी मेरी उस समय, और तो पीछे से एक कोई गाड़ी ड्राइवर जो है, यंग लड़का, उसको शायद अर्जेंट जाना होगा, तो उसने ना, मैंने जैसी गाड़ी रोकी ना, उसने ज़ोर से ब्रेक मारा और मैंने गाड़ी बाई चांस न्यूट्रल में डाल दी थी। तो उसने आके ज़ोर से पीछे से वो ब्रेक मारते मारते वो उसकी रुकी नहीं गाड़ी, उसने आके मेरी गाड़ी को ज़ोर से मार दिया। तो मेरी गाड़ी को उसने पुश किया ना, तो वो मेरी गाड़ी न्यूट्रल में होने के कारण आगे खिसक गई और वो रेड लाइट से आगे निकल गई। तो मेरी गाड़ी को खाली हल्का सा डेंट लगा, लेकिन मेरी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, एंड आई वाज ऑन द सेफर साइड। तो होता क्या है कि इस तरह की चीज़ें जो घटने की संभावनाएं होती है ना, वो आपके पॉजिटिविटी से, आपकी एनर्जी से और आपके उससे जो है चेंज की जा सकती है। पर सर मृत्यु भी वो तो लिखी हुई है नहीं। हाँ देखिए, मैंने मृत्यु के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि मृत्यु ईश्वर के हाथ में नहीं, मृत्यु ईश्वर के हाथ में नहीं है। पर जनरली हम कहते हैं ना, भगवान ने उठा लिया, भगवान की मर्जी। तो लिखा हुआ है जी, भगवान ने लिखा, आप बदल तो सकते नहीं हो। देखिए क्या होता है कि मृत्यु कभी भी लिखी हुई नहीं होती। हालांकि मृत्यु डेफिनेट है, हर एक की जो पैदा हुआ तो वो तो उसी समय से वो मीटर चालू हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में मृत्यु को जल्दी बुलाया जाता है, मैं यूँ मानता हूँ मैं। अच्छा, देखिए कैसे, आप अगर अमेज़ॉन पे ना एक ये मिलेगी आपको, नेटफ्लिक्स में शायद कि अमेज़ॉन पे या नेटफ्लिक्स पे जाना,
उसमें एक डॉक्यूमेंट्री है, ब्लू जोन्स करके उसका नाम है, ब्लू जोन्स। ओके। उसमें वर्ल्ड की 5-6 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर 100, 120, 115, 105 साल के लोग हैं। और नज़दीक में पाकिस्तान की बॉर्डर पे गिलगिट है यहाँ पे, जो कि हुंजा वैलीज है यहाँ पे, जिसको हुंजा ट्राइब्स कहते हैं, जहाँ पर वो भी सेंटेनियंस बोलते हैं ना, सब 100 के ऊपर जी रहे हैं सब लोग। तो सवाल पैदा क्या होता है, जैसे ओकिनावा जापान में है, ऐसे 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 इटली में भी है। तो और आज सिंगापुर भी उसके अंदर आता है, जहाँ लॉन्गिविटी सबसे ज़्यादा है, राइट, और जापान की सबसे हाईएस्ट है। राइट। सवाल पैदा क्या होता है, क्यों भाई? भगवान कहते हैं नहीं जी, मैं तो इस कंट्री पे 4-5 कंट्री पे कृपा करूँगा और बाकी पे कृपा नहीं करूँगा भैया, तुम लोगों को जल्दी मरना होगा भाई। तो मृत्यु जो है ना बुलाई जाती है, यूँ समझ लो, जल्दी। आज अगर 25 साल में एक युवक मर रहा है और हार्ट अटैक से मर रहा है, आप जानते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि भगवान ने 25 साल में उसको मारने के लिए उसने प्लान कर लिया। नो, आपने 25 साल में जाने की तैयारी जल्दी कर ली आपने। अभी जिस तरह के युवा जिस तरह के खान पान में ले रहे हैं, वैक्सीनेशन वगैरह भी ले रहे हैं, और अधिकतर तो लोगों के वैक्सीनेशन के प्रभाव है, जो हम जानते भी हैं, सब ऐसे चल रहा है। तो होता क्या है कि हम जिस समय हम क्या चुनाव करते हैं, कैसा जीते हैं, खाते पीते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसे होती हैं, ये उसके ऊपर निर्भर होता है, समझे ना आप। तो इसलिए मृत्यु, देखिए, इस सबसे पहली बात हर आदमी को क्या सोचना मालूम है, ईश्वर को तुम्हें मारने का क्या शौक है यार, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपने एक बात नोट की होगी, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उनकी जितनी उम्र लेकर आए हैं, अधिकतर वो उतनी उम्र में जी जाते हैं, अगर शिकार नहीं हो गए, एक्सीडेंटल मृत्यु में नहीं मर गए, मान लो तो, ठीक है। जंगल के अंदर आज आप जाते हो, करोड़ों पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुदरत का नियम क्या मालूम है, एक बार बीज जमीन में चला गया और वो अब उसको पूरा परफेक्शन, और जितनी उसकी एज है उतना वो पूरा जब तक जिएगा नहीं ना, तब तक वो पेड़ ख़त्म नहीं होगा। तो आज कितने सालों से, 100, 200, 150 सालों से एक पेड़ खड़ा रहता है ना, क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि वो उसका नियम है कि इतने साल उसको रहना ही है, तो रहता ही है ना। तो मतलब क्या होता है कि जब सारे 84 लाख योनियों पे एक अलग अलग सा नियम लागू होता है, परमात्मा कहता है देखो जी, मैं खाली ह्यूमन बीइंग पे अपना लागू करूँगा जी, इनको तो मैं मेरी मर्जी से उठाऊँगा जी, बाकी तुम लोग आराम से जियो जी, जैसे ऐसा थोड़ी कहेगा भगवान ना, समझे ना। तो ये लोगों को समझना ज़रूरी है, ईश्वर तुम्हें मारना नहीं चाहता। और इसी सिद्धांत को जब हमारे योगियों ने समझा, तो वो कई लंबी आयु के लिए हिमालय में रह के, साधनाओं में रहकर लंबी आयु को जी रहे होते हैं ना। पर सर, बड़े ही परफेक्टली हेल्दी लोग भी होते हैं जो बहुत जल्दी मृत्यु जिनकी हो जाती है। फिर इधर एक और बात फिर दिमाग में आती है कि फिर कर्म का क्या रोल है यहाँ पे? नहीं, कर्म का देखिए, कर्म का रोल किस तरह से मालूम है। सेल, देखिए हमारे सेल और बॉडी का जो नियम है वो लंबे समय तक जीना है। देखिए मैं जेनेटिकली अगर मैं जेनेटिकली मेरे माँ बाप ने अच्छा जीवन जिया है, तो मेरी जो जीन्स हैं वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वाली है, तो मैं अत्याचार थोड़े ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता हूँ, गलत चीज़ों को भी, समझे ना। तभी आपने देखा होगा कि पिछले हमारे अभी आज से 30-50 साल पहले के जो माँ बाप के जो संतानें हैं, उनकी संतानें थोड़ी बेटर 70, 80, 90 तक आराम से जा रही है, श्योर, ठीक है ना। लेकिन अब आज के माँ बाप की जो अब जो स्थिति है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी और जेनेटिक कोड उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। क्यों? प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो गई, फूड के अंदर डेफिशिएंसी बहुत आ गई, ठीक है ना, और जंक और टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया, अब हमारी रेसिस्टेंस लो होती चली गई और जीन्स हमारी कमज़ोर हो गई, इस तरह से। तो होता क्या मालूम है कि कोई भी चीज़ का, देखिए जानवरों में ये अंतर नहीं आया कि पहले जानवर थोड़े लंबे जीते थे जी, अब जानवर जल्दी मरने लग गए जी। ये पहले पेड़ लंबे चलते थे जी, अब आज के पेड़ ये ज़्यादा नहीं चलते जी। अब ऐसा वर्ड आप उनके लिए यूज़ नहीं करते ना। तो दुनिया में भैया लॉ तो ईश्वर के सब जगह एक जगह लागू होते हैं ना। तो ह्यूमन बीइंग पे क्यों अलग है? तो इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग चेंज करने वाला प्राणी है, समझे ना, इस तरह से। तो एक बात हर एक को समझना ज़रूरी है कि हम परमात्मा का असली नियम है आपको परफेक्शन की तरफ ले जाना, पूर्णता की तरफ ले जाना। यानी कि कोई भी फूल परमात्मा ऐसा पैदा करता ही नहीं कि जो कहे कि थोड़ा 1-2 पंखुड़ियाँ खिल गई तो अब आ जा यार, बस बहुत हो गया तेरा। वो ऐसे कोई परमात्मा का शौक़ नहीं है।
परमात्मा कहता पूरा खिलना भैया। तो क्या मैं अपनी डेथ खुद डिसाइड कर सकती हूँ? 100%। देखिए मैं आज एक बात बता रहा हूँ कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ का मतलब क्या मालूम है, मैं ये नियम जान गया कि डेथ होती क्यों है। भाई मेरे सेल में आदान प्रदान कम हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, ओवर स्ट्रेन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो वो तो मैं करूँगा तो होगा ना, समझे ना। तो क्या होता है, अगर मैं केयर कर रहा हूँ अपनी बॉडी की और उसको अच्छी तरह से संभाल रहा हूँ, तो अगर नेचुरल कैलेमिटी ना हो और एक्सीडेंट ना हो, मान लो कोई, तो ऐसे तो बस ये 2 चीज़ों से अगर मैं बच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मारने में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। पर ये नेचुरल कैलेमिटी या एक्सीडेंट, ये भी तो एक फेट का ही काम नहीं है। नहीं, फेट नहीं। देखिए हाँ, नहीं देखिए फेट, हाँ ये फेट हम इस तरह से कह सकते हैं कि चूँकि अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी अब जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, तो अभी 400 मरीज इस हॉस्पिटल में गए, मर गए। वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने सॉरी बमबारी कर दी, 400 लोग मर गए वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मर गए तो तो होता क्या है कि ये जो एक्सीडेंटल जो डेथ होती है, ये हमारे हाथ में नहीं होती, और ये इसको हम तकदीर कह सकते। क्यों? हम उस कंट्री के वासी थे, अफ़गानिस्तान में हम रहे, मान लो रहे, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो गई। तो ये सब, इसको हम फेट कह सकते हैं कि सडनली इट स्टार्टेड। एक्सीडेंट का मतलब क्या मालूम है, इट जस्ट हैपन एंड यू डाइड। तो वो चीज़ें तो ह्यूमन बीइंग के कारण हो रही होती, वो परमात्मा का डिसीजन नहीं है कि मैं 400 लोगों को मारूंगा हॉस्पिटल में, वो परमात्मा का डिसीजन नहीं, ध्यान रखना। ये ह्यूमन एक्शंस हैं सारे। पर मैं उन 400 लोगों में होंगी, ये किसका डिसीजन है? ये भी मेरा ही है। नहीं करा नहीं। देखिए चूँकि आप उस कंट्री के वासी हैं, आप उस कंट्री में रह रही हैं और आपने उस कंट्री का मतलब कंट्री में पैदा हो गई हैं, तो अब ये देखिए भाग्य का मतलब ये नहीं कहता कि आपका भाग्य होता नहीं है। मतलब आप जो चुनाव करते हो ना, उसका रिजल्ट फिर आपके सामने आज नहीं तो कल आता है। अब जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए मैं अकेला हूँ, मैं जंगल में रह रहा हूँ, क्या मुझे कोई मेरा भाग्य कैसे काम करेगा? अब यहाँ पे कोई व्यक्ति ना दुखी देने वाला, ना मुझे चिपकावे, ना मुझे इच्छा है, ना मेरा कोई घर है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। मान लो मैं जंगल में अकेला हूँ, मैं कितनी प्रतिक्रिया करूँगा, किसके साथ अपना कर्म चुकाऊँगा? नहीं है ना। फिर मैंने कहा मैं शादी करूँगा जी। अब मैंने शादी कर ली, शादी करते एक औरत आदमी आ गया मेरे जीवन में। अब उसके कई जन्मों के संस्कार मुझे साथ में ऐड करने पड़ेंगे, और उसका सुख दुख, कल वो बीमार पड़ी आदमी औरत, तो मुझे उसके साथ भुगतना पड़ेगा ना। फिर मैंने कहा बच्चे चाहिए जी। कितने चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए। तो 2 बच्चे, 2 का कर्मफल, 10 चाहिए तो 10 का कर्मफल। उतने कर्मों का मैं भुगतूंगा ही, क्योंकि मैंने चॉइस की है। तो मैं चॉइस करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे समाज चाहिए जी, इंडियन, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन। फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे देश चाहिए जी, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मान लो कोई भी। तो उसके जो देश के नियम, उसके देश के जो, तो क्या होता है भाग्य में इसको कहता हूँ कि भाई आप जो चुनाव करते हो ना अनजाने जाने में, तो उसके साथ जुड़ते चले जाते हो, तो उनके भी कर्मफल आपके साथ जुड़ते हैं। Right. आज अफगानिस्तान की सोच और पाकिस्तान की सोच जो है, उनके सोच के आधार पर हम उसके विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चूँकि अब वो बाई चांस हमने चुनाव कर लिए तो हम उसके साथ जुड़ गए, ऐसे होता है। तो मतलब देखो मेन बात में जो इस सारी बातों का निचोड़ क्या मालूम है, वेयर इज़ द गॉड इन बिटवीन? इसमें गॉड का क्या रोल है? और गॉड अगर ऐसा 400 लोगों को वहाँ मारना चाहता है तो भैया तुम जीवन दान देने वाले, तुम तो संसार चलाने वाले, तुम तो दयावान हो, तो भैया क्यों मार रहे हो? मरीज ही तो बेचारे बच्चों को, अभी 150 बच्चों को मारा अभी ईरान के अंदर, स्कूलों के अंदर। तो भगवान क्यों, क्या भगवान तो दयावान जैसे कहते हैं। तो मतलब मेरा ये मानना है कि लॉ इज़ वर्किंग एवरीवेयर। अगर नफ़रत के लॉ है तो नफ़रत के ही फल आएंगे, और अगर प्यार के फल है तो प्यार के फल आएंगे। पर सर आप थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। क्या बताइए? कि हम कन्वीनियंस चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये हम कर रहे हैं तो ये इसलिए ऐसे हो रहा है। जैसे अगर मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसे कर रही हूँ तो इसलिए हो रहा है। हाँ, पर अगर ऐसे हो जाए तो ये तकदीर का नहीं, रोल तकदीर है। देखिए, मैं तकदीर मैंने अभी क्या बताया, अगर मैं जंगल में जाके बैठ गया तो मेरी तकदीर ही नहीं है। फिर मेरा तकदीर क्या है? कोई ना तो मुझे तंग कर सकता है, ना परेशान कर सकता है। लेकिन तकदीर मैंने क्या बताया कि हाउ डू यू बिल्ड अप योर तकदीर? बाय मेकिंग चॉइसेस एवरी मोमेंट। मैं यूँ बता रहा हूँ, तो इसलिए वो उसका वो नहीं है। अब चूँकि बाय चांस जैसे
देखिए, आज मैं इंडिया में ही पैदा हुआ, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो ये मेरे संस्कारों का बाय प्रोडक्ट है, उसके कारण मुझे ऐसा घर चुनना पड़ा नहीं सर, हमें मिला हाँ नहीं, वो मेरे संस्कारों के कारण मैंने घर चुना। अगर मैं संगीतकार होता, मैं कुछ और कोई आर्टिस्ट होता, मान लो कोई टैलेंट का, तो मुझे शायद उस घर को चुनाव करता जो किसी और मुसलमान का घर भी हो सकता था, किसी लोअर लेवल का भी हो सकता था। क्यों? उस संस्कार के अनुरूप तुम अपना घर चुनाव करते हो, यू सेलेक्ट योर ओन वाइब्रेशंस। आप समझे ना? तो ये तो भाग्य का यहाँ पे मैं अर्थ कैसे कहता हूँ कि चूँकि आपने उस जन्मों से जो कई चीज़ें कमाते जा रहे हो, अब एग्जैक्टली उससे रिलेटेड चीज़ों के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो आप, ठीक है। तो वो उसके कारण वो भाग्य कह सकते हैं इस मामले में कि भाई तुम इंडिया में पैदा हो गए, लेकिन उसके पीछे भी एक पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, समझे ना? तो इसलिए और वो भी हमारे पुराने चॉइसेस के परिणाम हो रहे हैं हमारे साथ में, इस तरह से। अच्छा, तो इसमें आप मुझे बताओ, जैसे एज एस्ट्रोलॉजी है, इसका क्या रोल है? मतलब अगर मैं इन्हीं एक्सपीरियंसेस से, अगर मैं अपनी पास में खुद ही जा सकती हूँ, अपने फ्यूचर को खुद ही देख सकती हूँ, तो फिर अक्सर लोग ये क्यों नहीं करते? नंबर 1। नंबर 2, हम लोग एस्ट्रोलॉजी और क्या कहते हैं, ये उपाय, इन चीज़ों में भी इतना बिलीव करते हैं कि वो करने से भी लोग कहते हैं कि लोगों की किस्मतें बदली हैं। तो ये फिर कैसे सच हो, ये बात कहाँ पे आती है? हाँ, देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि इस दुनिया में हर चीज़ का ऑपोजिट एनर्जी क्रिएशन होता है। तो अगर आपको साइंस मालूम है तो यू कैन क्रिएट द ऑपोजिट। आपको लगता है कि ठंडी बढ़ने वाली है, तो मैं गर्मी पैदा करके अपनी ठंड को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मान लो, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये प्लानिटरी जो इन्फ्लुएंसेस हैं, तो एस्ट्रोनॉमी जो शब्द था ना, एक्चुअल में हमारा भारत में जो ज्योतिष जो शास्त्र है ना, वो ग्रहों नक्षत्रों का विज्ञान है ओरिजिनली, और वो इंडिकेटिव साइंस है, प्रिडिक्टिव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? समझने की बात क्या मालूम है, जब एक आत्मा पैदा होती है संसार में, तो अपने संस्कारों के अनुरूप जन्म ले रही होती है, समझे ना? और वो ऑलरेडी आ चुकी होती है, वो तो खाली बाहर आने की देर होती है। क्योंकि हम जब हमारे गर्भ में जब पल्सेशन शुरू हो जाती है ना, हमारे हृदय की धड़कन, तो समझो चेतना आई है, तभी तो धड़कन शुरू हो गई हमारे अंदर, प्राण ऊर्जा आ गई हमारे अंदर, ठीक है? हम तो खाली 9 महीने का इंतज़ार ही तो कर रहे होते हैं बाहर आने का। श्योर। फिर वो 9 महीने के बाद जब बाहर आ जाते हैं हम लोग, तो उस समय आपके प्लानिटरी प्रभाव के अनुसार आप कुंडली आप बनाते हो, लेकिन आप इनके कारण आप नहीं हो, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप आप वो उस समय को चुनाव करते हो आप आने के लिए, समझे ना? इसलिए वो आपको, जैसे मैंने कहा कि मेरी फ़्लाइट मैं दिल्ली में उतारूंगा जी, मान लो, तो मैंने दिल्ली में उतारी, तो मुझे बाहर इतनी सारी ट्रैफिक मिली, लेकिन मैं एक गांव में उतारता तो मुझे इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती, मान लो ऐसे। तो होता क्या मालूम है, द मोमेंट यू कम इनटू द, आप अर्थ में जब आते हो, तो आपको उस समय की वो स्थिति मिलती है, और उस स्थिति के आधार पर, और स्थिति भी जो होती है वो प्लानिटरी, उसके आधार पर आपका फ्यूचर की संभावनाएं बताई जाती है, समझे ना? और जो हम कहते हैं उपाय जो करते हैं, देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है, ये जो उपाय जो वर्ड है ना, ये बीच के लोगों ने, पंडितों ने, ज्योतिषों ने बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं इसको एक्चुअल में। इसका ऐसा कोई साइंस नहीं है कि एक कोई भी ग्रह की एनर्जी अगर आप पे काम कर रही है तो आप कोई पर्टिकुलर मंत्र पढ़ लोगे या आप कोई कुछ टोटके कर लोगे तो वो वाइब्रेशन जो है वो कहेंगे हाँ जी हम वापस जा रहे हैं जी पीछे की तरफ। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आप उपाय में जनरली क्या होता है कि अगर इस तरह का उपाय है कि आपको कोई पॉजिटिव कर्म करने के लिए कहा गया है, तो आपके जीवन में तकलीफ आई है चूँकि नेगेटिव कर्म के कारण, तो पॉजिटिव कर्म आपको कहते हैं चिड़िया को दाना डालो, फलाना करो, सेवा करो, उसका करो, कुछ भी करो, ऐसे भगवान के मंदिर जाओ रोज, मान लो ऐसे, तो ऐसे तो वो चीज़ें करने के कारण क्या होता है, यू इमीडिएटली चेंज योर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी इनटू पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी।
तो बिकॉज ऑफ यू इट इज़ एवरीथिंग चेंजिंग अराउंड यू. इट इज़ नॉट दैट द प्लानिटरी प्लानट जो है आपके इन बातों को समझ के कहता है हाँ भैया ठीक है तू ये सब कुछ कर रहा है तो मैं तेरे काम अब मैं रोक लूँगा जी सारे. ये सब मतलब फालतू की बातों से लोग बाहर निकल जाएं. आप ज़रा सोचो, इतना डरा के रख दिया सारे राहु केतु शनि मंगल हमारे पीछे लगा दिए ज्योतिषियों ने कि पूरे विश्व में चले जाओ ना, कहीं जर्मनी अमेरिका यूके वगैरह, आप तरस जाओगे कि मुझे कोई सर्प दोष कालपत्र दोष पितृ दोष वर्ड सुना दे, है ना. वहाँ पे वर्ड सुनने को नहीं मिलेंगे. लेकिन जैसे भारत में आते हैं ना ये सब कान में पड़ने लग जाते हैं हमारे. ठीक है. और ये शनि मंगल किसको लगते हैं? ये ज़्यादातर ये हिंदुओं को लगते हैं, मुसलमानों को नहीं लगते, क्रिश्चियन को नहीं लगते, सरदारों को भी नहीं लगते. इसलिए आपने देखा होगा सारे सरदार है ना संडे को शादी करते हैं बगैर मुहूर्त के. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको गुरु नानक ने उनका भ्रम तोड़ दिया, मान लो, है ना. अच्छा, मुसलमान भी करते हैं, सुबह सुबह शादी करते हैं. ये हिंदू बेचारा डर के मारे रात को शादियां कर रहा है 2-2 बजे. क्यों डर है? अच्छा, साउथ इंडिया में जहाँ भारत में साउथ इंडियन ज़्यादा धार्मिक लोग हैं वहाँ सुबह सुबह शादियाँ होती हैं. बिल्कुल. और यहाँ नॉर्थ में जो है डर के मारे रात को यहाँ तो 11 बजे तक तो बारात भी नहीं आती. आप ज़रा सोचो तो कारण क्या है? ये डर दिमाग से है ना पंडितों ने ज्योतिषों ने जो डाल दिया है ना, हम उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं. और ये सारे शनि मंगल कब लगते हैं? जवानी में. जब शहर में आ जाओ तो लगने शुरू. जितनी इच्छाएं सपने उतने शनि मंगल ज़्यादा. जितनी इच्छाएं कम, बूढ़ा हो गया साधु बन गया अब मेरी इच्छा सपने नहीं है तो शनि मंगल लगने बंद. और जवानी में ज़्यादा लगते हैं, बुढ़ापे में कम लगते हैं क्योंकि बुढ़ापे में सब काम निपट गए. पर से एक बात बताओ, पर हम तो ये जैसे आपने भी कहा, चलो ये तो एक पंडित, इवन जो बाबाओं का संतों का ये जो कल्चर है जिसके पीछे मतलब हम लोग इतना जा रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि सही है या गलत है क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं खुद बिलीवर हूँ काफ़ी, गुरु मतलब मेरे खुद एक गुरु जी हैं. बट ये जो कल्चर है ये कहीं क्या गलत है नंबर 1, या गलत नहीं, इसको इसका मोटिव ही बदल गया है और इसकी जो जिस इंटेंट से ये शुरू हुआ था या जो इंटेंट होना चाहिए वो ही बिल्कुल बदल गया. इट इज़ बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल नाउ. हाँ, देखिए क्या होता है, आध्यात्मिक जगत था कि लोग जो अंधकार में जी रहे हैं, गुरु का मतलब ये था कि रोशनी देना, उनको उनका अंधकार मिटा के प्रकाश में लेकर जाना. ठीक है ना. ठीक है. और लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ मालूम है कि अब चूँकि देखिए जहाँ भारत में आध्यात्मिक जगत में बहुत अच्छी डिवाइन सोल्स और गुरु भी है जो दुनिया को सिंसियरली गाइड भी कर रही है, वहाँ पर लेकिन मैक्सिमम जो नंबर अब इसमें जो आ गए हैं ना वो सब जैसे बोलते हैं ना कि राजनेता का शीर्षासन स्वरूप लेकर आ गए हैं. क्यों मालूम है? उनको भीड़ चाहिए, उन्होंने अपना एक बाड़ा बना लिया है और भेड़ बकरियां इकट्ठी करने का काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से. देखिए क्या होता है, गुरु किस लिए होता है? आँख खोलने के लिए. ठीक है. तो एक गुरु सबके लिए प्रेरणा होता है, जैसे भगवान बुद्ध महावीर प्रेरणा है. ठीक है. हमने देखा कि इसने अपने पंख खोले और अपने आकाश में उड़ गया, तो वो सूचना दे रहा है कि देख भाई, जैसे पंख मेरे पास है ना वैसे पंख तेरे पास भी है, तो अपने पंख पहचान और अपने आकाश को खोज ले, मैं तो खाली तुझे इशारा कर सकता हूँ. ठीक है. लेकिन लोग है ना, ये लोगों की कमी है. आज तुम्हारे कारण बाबा पैदा हो रहे, मैं यूँ कहता हूँ. क्यों? तुम कमज़ोर हो इसलिए. तो और लोग चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, लोगों को चाहिए एक प्रकार से देखा जाए कोई सहारा, इसलिए तो लोग क्या कहते हैं, नहीं बाबा, नहीं गुरुजी, हम तो आपके पंखों में लटकेंगे जी, आप हमें तार दो जी. तो अगर आप गुरु पे पंख पे लटके ना तो तुम भी अटके और गुरु भी भटका, दोनों उड़ने वाला नहीं. ध्यान रखना, मैंने एक शेर लिखा कि इशारे पे मत लटक. गुरु एक इशारा है, वो कहता इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान. हर व्यक्ति को अपने पंख पहचान के अपना आकाश खोजना होता है, अपनी गीता पैदा करनी होती है. तुम दूसरों की गीता नहीं यूज़ कर सकते. क्यों मालूम है? गीता कृष्ण का खाया हुआ रसगुल्ला है भाई, तुम्हारा नहीं है. समझे ना? गुरु ग्रंथ गुरु नानक जी का रसगुल्ला खाया हुआ है. तुम अपना रसगुल्ला खाओ ना भाई, अपना स्वाद खोजो ना जीवन में. तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव,
अपने दीपक स्वयं बनो। तुम्हें अपनी ज्योति जगानी पड़ेगी। मेरे घर में ज्योति जग गई, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा भैया? पर ये एक हेल्प हो सकती है ना सर, एक डायरेक्शन। नहीं, देखिए बाबा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए गुरु, माता पिता, ये तीनों तो हमारे आधार है जीवन के, जिनकी उंगली पकड़कर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है लाइफ की, ठीक है ना। लेकिन एक सर्टन स्टेज पे आते ही हमें माँ बाप से भी, गुरु से भी छुटकारा पाना पड़ता है। अगर जीवन भर माता पिता और गुरु के साथ अब लटक गए तो वही बाधा बन जाते हैं हमारे जीवन में फिर, ये समझ लो। इसीलिए क्या होता है, गुरु ये तो चाहिए ही, मतलब क्योंकि वो उनके बिना तो जीवन का आधार ही नहीं है। लेकिन सवाल क्या होता है कि तुम अपने भीतर के गुरु को, अपने पंखों को क्यों नहीं खोजते भैया? मेरा ये कहना होता है। तो इसलिए और वैसे देखिए आज का अभी हमारा एजुकेशनल सिस्टम में आपने देखा होगा कि अब सब तो हमारे भारत की ये साइकोलॉजी हो चुकी है, थोड़े से गेरुए कपड़े पहनो, थोड़ी दाढ़ी बढ़ाओ और थोड़े ऊंचे प्रवचन शुरू कर दो, लोग पागल होकर उनके पीछे चले जाने लग जाते हैं। तुम क्या करोगे किसी के? देखिए मेरा कहना मालूम है, द मोमेंट यू बिकम ए फॉलोवर यू नेवर रीच एनीवेयर। फॉलोवर का मतलब क्या मालूम है? मैं अपना तो कुछ नहीं करूँगा, तुमने जो किया है ना, मैं उसको मान करके, उसकी चादर ओढ़ के मैं अंधा बनकर तुम्हारे पीछे चुपचाप चलता रहूँगा। उसको कहते हैं फॉलोवर। तो वाई यू वांट टू बिकम ए फॉलोवर? पर वो अब ह्यूमन नेचर है, तो मैं अब उसके लिए क्या कह सकते हैं। तो ये बाबाओं को फीड कौन कर रहा है? ये भारत के लोग ही तो कर रहे हैं ना। ये बाहर और किसी में इतने बाबा नहीं है, ये सब भारत में ही है सारे। अच्छा, इतने बाबा भारत में पैदा हो भी गए तो भारत का कौन सा उद्धार हो रहा है भाई? आज भी किसी महकमे में जाओ तो नीचे से दिए बिना काम नहीं होता। अब आजकल भी आज भी भारत में सफाई उतनी नहीं है जो आज भी। और सबसे ज़्यादा जहाँ तीर्थ धाम है, आज हरिद्वार जाता हूँ मैं, वहाँ पे मैं सच्ची बताऊँ, इतना दुख होता है कि गंगा, वहाँ पे जब पार्किंग में मैं गाड़ी पार्क करने जाता हूँ ना, इतनी गंदगी कि शर्म आ जाती है वो गंदगी देख कर के। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में आया हूँ, मैं मथुरा के बाहर जाता हूँ, वो सड़कों के ऊपर देखता हूँ कचरा भरा पड़ा है, कितनी शर्म की बात लगती है। ये तो आप सर एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहे हो। अगर वैसे भी मैं कहती हूँ लोगों को इतनी शांति मिलती, हाँ, हर तरीके के बाबाओं या संतों के पास जाके, तो इतना दुख भी क्यों होता? हाँ, तो मतलब क्या है, देखिए हमें ज़रूर जागने के लिए गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है और जाना भी चाहिए उनके लिए। लेकिन सवाल क्या होता है कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अगर उसके बाय प्रोडक्ट, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, बाहर के लोग धार्मिक भी नहीं है। तो धार्मिक इस सेंस में है, एक आधे क्रिश्चियन को अंधविश्वासी तरीके से फालतू नहीं, एक सप्ताह में एक बार चर्च चले जाते हैं, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा डिसिप्लिन, सफाई पसंद, लॉ अबाइडिंग जो है सिटीजन है। और भारत में ऐसा क्यों नहीं भाई? आज मुझे तो हैरानी इस बात की होती है, इतने 75 साल हो गए हम आज़ाद होके भी ना, आज मैं किसी सिटी में चला जाऊँ ना, मैं गाड़ी ढंग से चला नहीं सकता, इतने लोग बेढंगे ढंग से आते जाते हैं। आज भी वो मुद्दा ही अलग है। आई थिंक वही एजुकेशन, डिसिप्लिन, वही मतलब सारे वही। तो मतलब सवाल क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम ये सब चूक गए, मतलब इतना स्पिरिचुअल होके हमारे जीवन में, मतलब व्हाई वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड, हम ऑनेस्ट क्यों नहीं है? पर सर मेडिटेशन हेल्प्स डेफिनेटली। मेडिटेशन का मतलब क्या, ध्यान का मतलब क्या? थोड़ा रुक के जाग के अपने आप को पहचान और देख कि तू कर क्या रहा है और तेरे साथ ये घटनाएं घट क्यों रही है। अब समझना, देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आदमी का दिमाग बहुत भागता है और वो क्या कहता है, भाई साहब मेरा दिमाग बहुत भागता है जी, बेचैन है जी। तो मैं क्या कहता हूँ मालूम है, बेचैन नहीं है, तुम चंचलता का अभ्यास करते हो। ज़रा सोचो, आप एक चाय भी पीते हो ना, तो आप 10 जगह दिमाग का आपका भाग रहा होता है। तो आप तो रेस्टलेसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना भाई। तो तुम्हारे में भगवान बुद्ध में क्या अंतर है? भगवान बुद्ध ध्यान करके शांति का अभ्यास कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिव, शांत एकदम। तो वो शांति उनके ऊपर शांति में अनुभव होने लग जाती है। तो ध्यान हम इसलिए करते हैं कि जाग कर हमें जो चाहिए वो चीज़ क्रिएट कर लें अब, और गलत से हम धीरे धीरे मुक्त होने लग जाएं। समझे ना, इस तरह से। तो ध्यान तो ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन कुछ नहीं है, रुक कर वापस रिटर्न होकर अपने साथ जुड़ने की कला, जो दूर भाग गए थे तुम अपने आप से,
फिर तो हम क्या ये सही कर रहे हैं वैसे? बिल्कुल मेडिटेशन जरूरी है भाई। नहीं, पर क्या लोग सही कर रहे हैं? मतलब जहाँ पढ़ के देखते हैं या जो देखिए ऐसे पढ़ाया जा रहा है। मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन जो है ना, जो वर्ड है वो कभी भी लोग ध्यान में रख लें कि जब तक आपके नेगेटिव बिलीफ, सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके हिडन बिलीफ सिस्टम, तब तक आप मैनिफेस्टेशन दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो, उलट लटक जाओ तो भी नहीं होने वाले। इसका कारण क्या मालूम है? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अभी मुझे मान लो कोई कह के एक मर्सिडीज गाड़ी ले ले, कोई कहता है मुझे, लेकिन जैसे मुझे कोई कहता है ना मर्सिडीज गाड़ी ले ले, तो तुरंत मेरे अंदर माइंड में क्या शब्द आता है मालूम है? इतनी महंगी, 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ का ब्याज कितना होता है? 1 लाख रुपया महीने का। फालतू में साला पैसा गाड़ियों के पीछे लगाऊं। इनका एवरेज कितना होता है? 8-10, उससे अच्छा अल्टो इंडिका ना ले लूँ और 10-10 लाख की 10 गाड़ी ना ले लूँ। बेकार में साला 1 करोड़ क्यों खर्च करूँ मैं? और हाथी एक बार जाएगी 1-2 लाख का फटका लगेगा। तो इमीडिएट आपने नोट किया होगा कि जब भी आप कोई चीज़ के लिए आप सोचते हुए ना मर्सिडीज़ ले लूँ, तो आप सोचते ज़रूर होंगे अब मर्सिडीज़ मेरे घर में आ जाए, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन अंदर से आपके अंदर ओरिजिनल क्या सबकॉन्शियस में चल रहा है? यार इतना हाथी साला क्या एक पटाखा लगेगा। और हालांकि आपने सोचा नहीं यार एक मर्सिडीज़ लेनी चाहिए, मुझे दुनिया को दिखाना है, मान लो, पर वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्यों? आपके पास नहीं लेने के सारे बहाने और प्रोविजंस हैं। मुझे कोई बोलता है मुझे अमीर बनना है, कैसे बन जाओगे? और क्यों नहीं बनते लोग अमीर? इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपने गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम अपना लिए हैं। अगर मेरे मन में ये है क्या करना है इतना पैसा, सब तो यहीं छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था भाई साहब? खाली हाथी तो गया था। जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो जी। 6 फीट में पैदा हुए 6 फीट में मर जाओ जी। संतोषम परमम धनम। आप समझे ना? और ये पैसे वाले कौन से सुखी, इनको रातों को नींद नहीं आती। आप समझे ना? और ये 2 नंबर से पैसे कमाते हैं सब। तो आपके दिमाग में पैसों को लेकर जो धारणाएं हैं, आप कैसे अमीर बन जाओगे भैया? तुम तो पैसों की, तुम्हारे अंदर कोई रियल पॉजिटिव दिमाग में बातें ही नहीं है। समझे ना? तो मतलब दुनिया में मैनिफेस्टेशन डेफिनेट है कि अगर किसी आदमी के अंदर प्रॉपर विजन है, पैशन है, एक्शन है, और तो फिर मैनिफेस्टेशन भी है। पर ये एंकर जो है ना, जो आपने नाव के नीचे गाड़ के रखे हुए हैं, अगर वो आपने नहीं निकाले ना अनकॉन्शियस बिलीफ के, नेगेटिव बिलीफ, तो फिर आप चाहे कितनी भी नाव को यूं यूं करो, उस पार जाएगी नहीं वो कभी। तो सर अगर मैं इसको हल्का सा अगर एंड करना चाहूँ एक लास्ट क्वेश्चन से, तो अगर किसी को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि अक्सर लाइफ में ये लोगों की इच्छा तो होती ही है, हैप्पी रहना है, संतुष्ट रहना है, तो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो वो एटलीस्ट शुरुआत तो करें ताकि वो उस पथ पर तो चलना शुरू हुए? क्योंकि ऑब्वियसली चुटकी में ये चीज़ें मिलने नहीं वाली। तो क्या ऐसी 3 चीज़ें अगर मैं आप ऐसा बोल सको, क्या ये 3 चीज़ें तो आपको करनी ही चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने ये जो आपने एक सोचा है आप उसकी तरफ तो काम करना शुरू करो? देखो, पहली चीज़ तो यह है कि रिकॉग्नाइज योर ट्रू नेचर। ठीक है। किसी को कॉपी मत करो और दुनिया को देखकर ये डॉक्टर, इंजीनियर, MBA बनने की कोशिश मत करो। ठीक है। अपने स्वभाव में जियोगे तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। फिर तुम टाइम नहीं देखोगे, घड़ियाँ नहीं देखोगे और छुट्टियाँ नहीं देखोगे। यू विल लव टू डू इट। और कम पैसा मिले ज़्यादा मिले, अपने स्वभाव में जियोगे ना तो मज़े से जियोगे, तनाव नहीं पैदा होगा। ठीक है? तनाव का मतलब है मैं किसी और के स्वभाव में जी रहा हूँ, इसलिए मुझे वो पसंद तो नहीं आ रहा है काम, पर करना पड़ रहा है मेरे को, ऐसा होता है इस तरह से। दूसरी बात, तुम जिस क्षेत्र में भी जाओ, अपने बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। देखिए क्या होता है, दुनिया में हर आदमी अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूँ तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ और एक्सपर्ट बन जाओ, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। तुम नहीं कहते हो भाई साहब अच्छा डॉक्टर है क्या, अच्छा वकील है क्या, भाई साहब अच्छा एंकर है क्या कोई, अरे बढ़िया बढ़िया वकील, यानी बढ़िया छोले भटूरे कहाँ अच्छे मिलते हैं यार। तो तुम तो हर चीज़ अच्छी खोज रहे हो ना, चाहे प्लम्बर हो के एक मैकेनिक भी हो तो खोलते हो ना। तो मैं कहता हूँ तुम किसी क्षेत्र में जाओ, बिकम द एक्सपर्ट, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है?
और तीसरी बात क्या मालूम है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये समृद्धि का सागर है। ये तुम जितना चाहे इसको लूट सकते हो, लेकिन बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो, विज़न तुम्हारी होती है। तुम चम्मच लेके जाओगे ना तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना। तो हु डिसाइड, बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है? तो याद रखना, इस दुनिया में यूनिवर्स को देने में कोई कमी नहीं है। तुम इतने अरबोपति, इतने करोड़पति बनना चाहो तो बन सकते हो, पर तुम्हारे पास सोच होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। कटोरा बड़ा करना पड़ता है, पर एकदम बड़ा नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे उसको साइज को बड़ा करते जा सकते हैं ना, समझे ना। जब मैंने अपना रेकी हीलिंग फाउंडेशन शुरुआत की थी तो मुझे थोड़ी मालूम था कि मैं कितने लार्जर लेवल पे लेके चला जाऊंगा। उस समय मैं छोटी कटोरी लेके निकला, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार अब थोड़ा बॉवेल बना सकता हूँ बड़ा, तो बना दिया। फिर लगा अरे नहीं यार बाल्टी बना सकता हूँ, तो बाल्टी बना दी। तो समय के साथ साथ क्या होता है, यू हैव टू एक्सपेंड योर विजन्स, तो फिर मैनिफेस्टेशन भी उतना ही आता है। तो मैंने एक ही बात जानी है, ब्रह्मांड तुम्हें देने को सब कुछ तैयार है, तुम में लेने का दम है क्या? लोग तुम्हें खूब पैसा देना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें दे दें? तुम खुद सोचो, मैं यूँ कहता हूँ, समझे ना। तो मतलब दुनिया में कोई कमी नहीं है मैनिफेस्टेशन की, ग्रो करने की, पैसों की, सिर्फ हमारी सोच की कमी है बस। आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट पे आपने ये बात एंड की है, क्योंकि आजकल हम लोगों को बहुत घुमा फिरा के बातें करने का और ये ऐसे मिलता है, ये वैसे फ्लफ ऐड करने का बहुत शौक है। हाँ जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये पॉडकास्ट मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा आई ओपनिंग है और थोड़ा सा अभी भी शंका है मेरे मन में, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है पिछले 30-40 सालों से। सही बात। ऑन थिंग्स लाइक डेस्टिनी, मृत्यु, जीवन, बर्थ, और आप उन सारे बिलीफ्स को यहाँ के चैलेंज कर रहे हो इन अ वे। तो मैं तो ऑडियंस को भी यही कहूँगी कि आपको अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं पास्ट लाइफ को लेके, या आपके कोई ऐसे कहते हैं ना कोई इंस्टेंसेस हैं जो आपके साथ हुए, आप प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ के आई थिंक मैं अपने इंस्टाग्राम पे इनको पोस्ट करूँगी, क्योंकि जितने ज़्यादा मुझे दिखेंगे कि लोगों के ये स्टोरीज आ रही हैं, उतना विश्वास भी बढ़ता है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है और ऐसे इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से शायद लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। सर अगर कोई आपकी ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहे या एक सेशन लेना चाहे तो कोई लिंक या कुछ आप शेयर कर सकते हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे? देखिए पहली बात है डॉक्टर NK शर्मा डालेंगे तो यूट्यूब के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस में नंबर भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा जो है rekihealingfoundation.net, rekihealingfoundation.net हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो उसके ऊपर मिल जाएंगे। डॉक्टर NK शर्मा डालते ही आपको बहुत सारे रेफरेंसेस जो है ना कहीं से मिलते जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, आपको अपना फ्यूचर देखना है और समझना है कि ज़िंदगी कैसे पैन आउट होगी, तो आप चाहें तो सर का नाम डॉक्टर NK शर्मा कर सकते हैं, गूगल करेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, काफ़ी वीडियोज़ आएंगी। उनका नंबर और उनकी वेबसाइट जो कह रहे हो rekihealingfoundation.net, वो हम एनीवेज डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो उसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस एपिसोड को मुझे लगता है आपको सबके साथ एटलीस्ट जो पार्ट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे वो तो लोगों के साथ शेयर करने ही चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहते हैं अपने आप को एक सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप अपने आप को जानते हो तभी आप आई थिंक अपने में वो बदलाव भी ला सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसी कॉन्वर्सेशंस बाहर नहीं आ सकती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझे क्या।